नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं विजय लक्ष्मी आपके अपने इस YouTube चैनल विजय लक्ष्मी बेसिक टीचर में। और आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम आए हैं, जिसमें कि वर्तमान समय में आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, यानी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना या विद्यालय कार्य योजना का निर्माण कैसा होना चाहिए, जिससे कि आप अपने विद्यालय को प्रेरक बनाने में सफल हो सकें। आइए हम शेयर करते हैं आपसे अपने विद्यालय की कार्य योजना या विकास योजना को। साथियों, ये कार्य योजना मैंने 1 जुलाई 2021 को तैयार करना शुरू किया था और आज इसको कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर हमने अपने विद्यालय का इंट्रोडक्शन किया है और इसके साथ ही साथ विद्यालय के समस्त स्टाफ का विवरण भी दिया है, जैसा कि आपने हमारे द्वारा निर्मित हमारे विद्यालय की पीपीटी में भी देखा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने विगत 4 वर्षों का छात्र नामांकन विवरण दिखाया है, जिसमें स्पष्ट वृद्धि, जो छात्र नामांकन में वृद्धि हुई है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं हम कार्य योजना की। तो अपने विद्यालय में हम किस तरह से शिक्षण कार्य और अन्य कार्यों को करा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट यानी पहला बिंदु है कार्य योजना का, उसमें हमने रखा है 100% उत्तरदायित्व, यानी जिम्मेदारी का विभाजन बराबर सभी शिक्षकों के लिए, जिसमें यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिया है विद्यालय के संपूर्ण संचालन का दिवसवार विभाजन। यहाँ पर ये बहुत ही अनिवार्य है, ताकि संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का ही ना रहे। इससे क्या होगा कि सभी लोग आपस में तालमेल रखते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। तो आइए देखते हैं इस बिंदु के अंतर्गत सुबह प्रातः 8:30 से अपराह्न 3 बजे तक के संपूर्ण कार्य, जैसे विद्यालय खोलना, प्रार्थना कराना, भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था और समय से छुट्टी कराकर सभी कक्षा कक्ष लाइट आदि बंद करके विद्यालय को बंद करना आदि, इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व प्रत्येक शिक्षक को दिवसवार यानी दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने अंकित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में वर्तमान समय में 5 शिक्षक हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अपना नाम अंकित करते हुए और सोमवार का जो भी कार्य है, प्रार्थना से लेकर और विद्यालय को बंद करने तक का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पूरा उत्तरदायित्व स्वयं को अंकित किया है अपनी इस योजना में। इसी तरह से क्रम से जितने भी शिक्षक हैं उनको एक पर्टिकुलर दिन के लिए इंचार्ज प्रधानाध्यापक यहाँ पर निर्धारित करते हुए अपनी इस कार्य योजना में अंकित किया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 5 शिक्षक हैं, परंतु हमारे दिन 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर जो नाम आप देख रहे हैं, रामश्री जी, जो कि उसी गांव की रहने वाली हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सुविधा अनुसार इनको 2 दिन का इंचार्ज प्रधानाध्यापक नियुक्त किया है अपनी इस कार्य योजना में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु अपनी इस कार्य योजना का यही उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी से संबंधित। इसमें आप देख सकते हैं प्रेरणा लक्ष्यों एवं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समस्त प्रश्नों का उत्तरदायित्व, जैसे प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रिंट रिच मटेरियल, जो कि हमें विभाग द्वारा बहुत से पोस्टर उपलब्ध कराए गए हैं, और जैसे कि गणित अधिगम किट है या टीएलएम है, जो कि शिक्षकों द्वारा भी बनाने हैं, या लर्निंग कॉर्नर, यानी प्रत्येक कक्षा कक्ष में अपना एक लर्निंग कॉर्नर भी बनाना होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रत्येक कक्षा कक्ष में स्वयं
कक्षा अध्यापक की तय होगी, कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी रहेगी। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका बहुत ही ज्यादा रोल भी है। प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा कक्ष में प्रत्येक माह पीटीएम यानी अभिभावक शिक्षक बैठक विवरण अपनी कार्य योजना में अंकित कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित करानी होगी। तो ये था 100% उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी तय करने के लिए या निर्धारित करने के लिए ये मुख्य 2 बिंदु थे। इसके बाद देखते हैं हम अपनी कार्य योजना का ये दूसरा मेन पॉइंट, जो कि कोरोना काल के समय में हमने ये तैयार किया था, यानी गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य योजना। तो इन बिंदुओं को आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रबंध समिति की बैठक जो कि मासिक होती है हमारे विद्यालय में, और इसके साथ ही साथ प्रेरणा साथियों का चयन, मोहल्ला कक्षाएं संचालित और ई पाठशाला फेज 5 का क्रियान्वयन, स्वयं द्वारा यूट्यूब चैनल का निर्माण कर जन जागरूकता हेतु मोटिवेशनल वीडियो एवं शैक्षणिक वीडियो को बनाना, ये सभी हमारी कार्य योजना के अंतर्गत शामिल होता है। हम जो भी अपने विद्यालय में कार्य करते हैं या कार्य कराने का जो प्रयत्न करते हैं, ये हमारी जो शिक्षण योजना है वो एज ए हेड बनाई गई है। और इसके बाद अगर आपको ये शिक्षण योजना पसंद आती है या सही लगती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसके बाद फिर हम शिक्षक के लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए अपने कक्षा कक्ष के लिए, तो उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन कम से कम 20 अभिभावकों से संपर्क कर शिक्षा व्यवस्था अपने विद्यालय की बताना, यानी ये उस समय की बात है जब बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे थे और साथ ही साथ नामांकन का भी समय चल रहा था, यानी जुलाई का समय। तो विद्यालय में वर्तमान तैनात 5 शिक्षिकाएं हैं जिनको कक्षा विभाजन कर पठन शिक्षण कार्य सौंपा गया है ऑनलाइन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे प्रेरणा साथी हमने विद्यालय में बनाए हैं, उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर सहित नाम लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कार्य योजना में हम तीसरे बिंदु को यहाँ पर दर्शाते हैं। शिक्षक के अवकाश संबंधी नियम। विद्यालय में नामांकन और छात्र नामांकन को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही जरूरी है कि विद्यालय में अवकाश लेने से संबंधित भी अपनी कार्य योजना में एक नियम होना चाहिए, ताकि कभी कभी क्या होता है कि विद्यालय में 5 शिक्षक हो या 10 शिक्षक हो, पता चलता है कि इकट्ठा ही 3 या 4 शिक्षकों ने अवकाश के लिए मानव संपदा पर अप्लाई कर दिया है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। हेड को कोई सूचना ही नहीं है और उन्होंने अप्लाई कर दिया है और उसके बाद कोई संपर्क नहीं है। इससे क्या होता है कि शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो नियम बनाया है हमने अपने विद्यालय की कार्य योजना में, उसको देखिए। सभी शिक्षक मानव संपदा आईडी पर रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्तमान समय के प्रधानाध्यापक को बनाएंगे। यदि संभव हो तो अपने अवकाश की सूचना पूर्व में लगभग 1 दिन पहले से प्रधानाध्यापक को दें, ताकि कक्षाओं का संचालन विधिवत होता रहे। बिना किसी गंभीर परिस्थिति के एक साथ 2 शिक्षक अवकाश नहीं ले सकते हैं, अवकाश अस्वीकार कर दिया जाएगा। कम से कम 4 शिक्षक प्रत्येक दशा में शिक्षण कार्य में संलग्न रहें। ये प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय हेतु यहाँ पर ये कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कि ये बिंदु लागू होता है कि यदि किसी विद्यालय में 5 शिक्षक हैं तो कम से कम 4 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। किसी गंभीर परिस्थिति में ये कार्य योजना का ये बिंदु लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर ये दूसरा
अवकाश संबंधी एक और नियम है, वो भी बहुत ही जरूरी है। अवकाश लेने से पूर्व अपने किसी भी प्रतिवेदक को अपने कक्षा संचालन का कार्य लिखित रूप में पत्र व्यवहार पर सौंपा जाएगा। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि जिस कक्षा कक्ष का शिक्षक अवकाश पर है, उस कक्षा का संचालन कौन करेगा, तो ये पूर्व में तय होगा, तो समय से कक्षाओं का संचालन हो सकता है। इसके बाद देखिए, मध्याह्न भोजन योजना, ये हमारी कार्य योजना का 4th बिंदु है। इसमें सबसे पहले दिवसवार कक्षा अध्यापकों की नियुक्ति, बच्चों को भोजन हेतु बैठक व्यवस्था, बच्चों को बर्तन और साबुन से हाथ धुलवाना आदि। इसके साथ ही साथ समर पानी सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, नल चेक करना आदि। क्योंकि प्राइमरी या जूनियर में बच्चे जो होते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इससे क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ये सारा कुछ देख रेख जो है वो शिक्षक पर ही निर्भर करती है। इसीलिए यहाँ पर दिवसवार शिक्षक लोगों को इंचार्ज प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया है, ताकि सिर्फ एक दिन का ही उनको देखना पड़े, एक दिन की ही जिम्मेदारी लेनी पड़े। तो सेकंड पॉइंट देखिए, विद्यालय में जैसा कि हमारे यहाँ छात्र नामांकन और छात्र उपस्थिति दोनों ही जो है वो 100% रहती है। तो इस सबको देखते हुए सबसे पहले तो विद्यालय में 2 सिलेंडर और 2 गैस चूल्हे हमेशा ही कार्यरत रहते हैं, तैयार रहते हैं। किसी भी वस्तु के समाप्त होने से 2 दिन पहले प्रधानाध्यापक को रसोइया एवं जिम्मेदार शिक्षक, यानी उस दिन का जो रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज प्रधानाध्यापक है, वो अपने विद्यालय के जो मुख्य प्रधानाध्यापक हैं उनको अवगत कराएगा 2 दिन पूर्व, ताकि किसी भी तरह से मध्याह्न भोजन व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, जैसे कि बेसिक स्कूलों में मौसमी फल वितरण होता है, दूध वितरण होता है बच्चों में, तो इन सब की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की ही रहेगी। परंतु प्रधानाध्यापक के अवकाश की स्थिति में यदि प्रधानाध्यापक नहीं है तो यह जिम्मेदारी उस दिन के लिए नियुक्त इंचार्ज प्रधानाध्यापक की रहेगी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर 5th बिंदु अपनी कार्य योजना का, एसएमसी खाता की धनराशि व्यय योजना वर्तमान जियो और विद्यालय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। यहाँ पर जो एसएमसी खाता में जो धनराशि विभाग द्वारा प्रेषित की जाती है, उसका किस तरह से उपभोग करना है, किस तरह से व्यय करना है, इसके लिए भी यहाँ पर कुछ कार्य योजना या कुछ मानक तय किए गए हैं हमारे द्वारा हमारी इस विद्यालय की कार्य योजना में। जैसे कि सबसे पहले विद्यालय साफ सफाई हेतु प्राप्त धनराशि का 10% व्यय किया जाएगा। और दूसरा बिंदु है विद्यालय शिक्षण सामग्री टीएलएम हेतु धनराशि का 10% व्यय किया जाएगा। हम आए दिन विभिन्न सूचनाओं को हमको देना पड़ता है, उसमें और विद्यालय में पेपर्स और चौक, बहुत सी ऐसी शिक्षण सामग्री है जिसका व्यय एक वर्ष में कम से कम 10% तो हो ही जाता है। आगे देखते हैं तीसरा बिंदु, बच्चों की प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बॉक्स और विद्यालय समारोह जयंती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु भी 10% व्यय किया जाएगा। और 4th बिंदु है विद्यालय के दस्तावेजों के उचित रखरखाव व फर्नीचर हेतु 30% यानी 30% धनराशि व्यय की जाएगी, जिसमें कि हमारी जिसमें हमारा बॉक्स हो जाता है,
है ना, और सेफ वगैरह हो जाती है। कुर्सी, मेज और दरी, चटाई, बहुत सा ऐसा सामान है, उसके लिए यहाँ पर हमने 30% यानी 30% धनराशि व्यय करनी है। और पांचवा बिंदु यहाँ पर देखें, विद्यालय में छोटी मोटी टूट फूट की मरम्मत, जैसे पंखे, है ना, ट्यूबलाइट, बिजली, ताले, चाबी आदि, इन सब के लिए भी यहाँ पर हमने 10% धन या आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा भी व्यय किया जा सकता है। आगे देखते हैं, ये अपनी कार्य योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किया है। वर्तमान में प्राप्त जियो या श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश हेतु किसी भी मद को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेरक विद्यालय में स्मार्ट टीवी यानी स्मार्ट क्लास का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने विद्यालय में स्मार्ट क्लास अगर बनाते हैं, तो जो अभी इससे पहले जो जितने भी बिंदु हैं, उनमें जो धनराशि 10% या 30% निर्धारित की गई है, उसको आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं अपने यहाँ की स्मार्ट क्लास बनाने के लिए। या जैसे कि बाला पेंटिंग का ही बिंदु आ जाता है कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको अपने विद्यालय में बाला पेंटिंग करानी है, तो ये सब आप अपने जियो और खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश के अनुसार किसी भी मद को घटा बढ़ा सकते हैं। सातवां है, शेष अवशेष धनराशि विद्यालय की रंगाई पुताई, पेंटिंग, लिखाई आदि में व्यय किया जाएगा। इसके आगे विद्यालय में विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन, ये छठा पॉइंट है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है अपनी कार्य योजना का। एसएमसी, जो कि मासिक बैठक होनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये प्रबंध समिति की बैठक होगी तो आप अपने विद्यालय का प्रचार प्रसार भली भांति कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ विद्यालय में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी निवारण कर सकते हैं एसएमसी सदस्यों के द्वारा। पीटीएम, ये तो बहुत ही जरूरी है, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में अपने छात्र छात्राओं के अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पीटीएम जो है वो स्वयं प्रति माह करते हैं। और इस बैठक का जो भी सार होता है, जो भी समस्या होती है और उस समस्या का जो भी निराकरण होता है, उसको वो अपने कार्य योजना में शामिल करते हुए मुझसे उसको हस्ताक्षरित कराते हैं। इसके आगे देखिए, एचटीएम यानी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक बैठक। ये बैठक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानाध्यापक अगर अपने शिक्षकों के साथ अच्छे से बातचीत करना या तालमेल नहीं करेंगे, या जो भी मीटिंग प्रधानाध्यापक की खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ होती है, तो उस मीटिंग में जो भी बिंदु हैं उनका संचालन तो शिक्षकों को ही करना है। तो इसके लिए ये अनिवार्य है कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बैठक भी होनी चाहिए, और जिसके लिए हमारे विद्यालय में ये साप्ताहिक होती है, यानी सप्ताह में एक बार तो होना ही है, जिसका समय 3 बजे से 3:30 बजे तक का है, जैसे कि विद्यालय की छुट्टी के उपरांत। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर कार्य योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि कोरोना के समय में निकल के आया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला क्रियान्वयन, ये 7वां पॉइंट है, यहाँ पर 7वां बिंदु है कार्य योजना का, जिसमें आपसे एक फॉर्मेट, मतलब प्रत्येक बेसिक स्कूल में एक फॉर्मेट प्रत्येक माह मांगा जाता है, जिसमें इस तरह से स्मार्टफोन कितने हैं जो आपके विद्यालय में छात्र छात्रा पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के अभिभावकों के पास यानी उस गांव में कितने स्मार्टफोन हैं। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब में सिर्फ
30 यानी 30 स्मार्टफोन है। व्हाट्सएप पे जुड़े हुए बच्चों की संख्या यहाँ पर हमने 60 लिखी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक फैमिली से 2 या 3 बच्चे भी आते हैं। तो दूरदर्शन से जुड़े बच्चों की संख्या तो यहाँ पर हम 20 बच्चे ही दिखाएंगे, क्योंकि जो सर्वे किया है हम लोगों ने जाकर, सभी शिक्षकों ने और मेरे द्वारा जो सर्वे किया गया है, तो उसमें बहुत कम बच्चे ही दूरदर्शन को देख रहे हैं। दीक्षा ऐप डाउनलोड करने वाले अभिभावकों की संख्या, जितने भी हमारे यहाँ स्मार्टफोन है बच्चों के पास, उन सभी के पास हमने दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य और रीड अलोंग ऐप और ये सभी डाउनलोड करा दिया है, और कई बार चेक भी किया है। हर मीटिंग में करते हैं, जितनी भी पीटीएम होती है उन सभी मीटिंगों में करते हैं। और आओ अंग्रेजी सीखने से लाभान्वित छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर हम देखिए लिंक तो प्रेषित कर देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, लोगों को बता भी देते हैं। अब वो बच्चे उसको कितना पढ़ रहे हैं, कितना उससे सीख रहे हैं, इसकी जानकारी हम 100% नहीं दे सकते हैं, नहीं पुष्ट कर सकते इस बात की। अब 8वां पॉइंट है यहाँ पर, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजयलक्ष्मी द्वारा स्वनिर्मित यूट्यूब चैनल पर स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री को नियमित रूप से प्रेषित करना। ये प्रयास हमारा हमेशा ही रहता है, और मोस्टली हम जब अवकाश पर होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए शैक्षणिक वीडियो बनाते हैं, और साथ ही साथ बैठक में हम इस बात का भी वहाँ पर जिक्र करते हैं कि इन वीडियोस को आपस में मिलकर बच्चे जो हैं वो इनका लाभ उठाएं। अब देखिए, अपनी शिक्षण योजना को बनाने के बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर या जिनका निवारण मैंने किस तरह से किया है, यहाँ पर अपनी शिक्षण योजना में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए आप देख सकते हैं। मुख्य प्रधानाध्यापिका द्वारा किया जाने वाला प्रयास, विद्यालय में वार्षिक नामांकन वृद्धि हेतु किया जाने वाला मुख्य प्रयास बताइए। तो यहाँ पर देखिए, एसएमसी एवं पीटीएम में इंचार्ज प्रधानाध्यापक अध्यापिका एवं शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय की गुणवत्तापरक शिक्षा को बताते हुए उच्च कोटि का मोटिवेशन अभिभावकों को दिया जाना। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों की 100% उपस्थिति हेतु क्या प्रयास किया गया। यहाँ पर हम बताएंगे, और ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका द्वारा सप्ताह में एक भ्रमण छात्र छात्राओं के घर उनके उपस्थित रहने पर जरूरी लगाया जाए या अवश्य किया जाए। दूसरा है प्रतिदिन, जो कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिंदु बच्चों की उपस्थिति के लिए। प्रतिदिन प्रत्येक शिक्षिका द्वारा उपस्थित पंजिका पर बच्चों की उपस्थिति लेने के उपरांत 5 मिनट उन बच्चों के अभिभावकों को कॉल करना, और कॉल कर बच्चे के विद्यालय न आने का कारण पूछकर कुछ घंटों के लिए ही बच्चे को बुलाने का प्रयास किया जाना। यहाँ पर हम इस बिंदु को क्लियर करेंगे कि मोस्टली होता क्या है कि जब अभिभावक से पूछा जाता है कि भाई आपका बच्चा क्यों नहीं आया है, तो वो कहेंगे कि मैडम आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, या बाजार जाएंगे, या थोड़ी देर बाद घर का कुछ काम होना है। तो ऐसे में हमारे द्वारा या हमारे शिक्षिकाओं द्वारा अभिभावकों को ये बोला जाता है कि ठीक है, आप काम जब कराएं तो आप बच्चे को विद्यालय से बुला ले जाएं, और अभी 1 या 2 घंटे के लिए जब तक काम नहीं हो रहा है आप बच्चे को विद्यालय में भेजिए, ताकि बच्चा कुछ तो शिक्षण सामग्री यहाँ से लेकर जाए, ताकि वो अपना पठन पाठन कार्य को रोके ना। तो इस तरह से मोटिवेशन देते हुए छात्र नामांकन और छात्र उपस्थिति को बरकरार किया जाता है हमारे विद्यालय में और हमारे विद्यालय की कार्य योजना के द्वारा। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि मिशन प्रेरणा के साथ साथ एक और हमारी सरकार के द्वारा एक मुहिम उठाई जा रही है, मिशन
कायाकल्प। और इस कायाकल्प के तहत 19 मूलभूत अवस्थापना 19 मूलभूत अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु कार्य योजना। यहाँ पर विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन के लिए कितना कक्षा कक्ष है, ये पहला प्रश्न आता है। हम यहाँ पर इस फॉर्मेट को दिखाना चाहेंगे। प्रत्येक माह जाता है, जैसे कि आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, और ये हमको कल देना है, थोड़ा हमारा विलंब हो गया, अभी हम नहीं दे पाए हैं। तो इसमें आप देखिए, अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन कितने कक्षा कक्ष हैं। तो होता ये है कि हमारे यहाँ जैसे कि 5 हैं, लेकिन जो क्रियाशील हैं वो 2 ही हैं। इसमें 3 जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। कभी भी बरसात में या किसी भी तरह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस पहले बिंदु को हम क्लियर करते हैं अपनी कार्य योजना में। 5 निर्मित हैं, जिसमें मात्र 2 क्रियाशील हैं, मात्र 2। प्रश्न आता है कि 3 कक्षा कक्ष जो निष्क्रिय या उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं, उनको मरम्मत कराने हेतु आपके द्वारा, यानी कि एक इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाने वाला प्रयास क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो प्रयास किया है उसका विवरण अपनी कार्य योजना में रखा है, ताकि हमारे कभी भी कोई सक्षम अधिकारी हम पर जब ये आरोप करें या हमसे ये प्रश्न करें कि आपने ऐसा क्या प्रयास किया, तो हम अपने कार्य योजना में इसको अंकित करते हुए उनको दिखा सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से 3 कक्षा कक्ष की फोटोज बीएसए महोदय, डीसी महोदय एवं एवीएसए यानी बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराई गई इंचार्ज प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजयलक्ष्मी जी द्वारा दिनांक 29/9/2021 को। इससे पूर्व एसएमसी की बैठक कर भवन की जर्जर स्थिति के मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र फोटो सहित 3 प्रतियों में बीआरसी पर उपलब्ध कराई गई। श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी श्री महोदय श्री थान सिंह जी के डाक रिसीवर, जो बीआरसी पर डाक रिसीवर होते हैं, उनको, जिनका नाम उस समय जो थे श्री दुशासन सिंह, को दिनांक 29/1/2019 को सौंपी गई थी, जिसकी रिसीविंग अर्थात पावती भी मेरे पास वर्तमान समय में है। यानी आपके पास आपकी कार्य योजना में इसकी पावती भी संलग्न होनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ष विद्यालय का जो डीसीएफ यानी डाटा कैप्चर फॉर्मेट यानी यूडाइस प्लस ये भरा जाता है, उसमें भी वर्ष 2019 और वर्ष 2020 दोनों में भवन के कक्षा कक्षों की स्थिति दर्शाई गई है। इसके आगे बढ़ते हैं। 19 मूलभूत अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु कार्य के प्रारंभ और पूरा करने के लिए आप द्वारा किया गया प्रयास क्या है। तो इसके लिए देखिए, प्रति माह उपरोक्त अवस्थापना संबंधी सूचना बीआरसी के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराना और प्रगति संबंधी, मतलब इन कार्यों में क्या प्रगति हुई है, कितने कार्य हुए हैं और अभी कितने शेष हैं, तो इसका फॉर्मेट प्रतिमाह दिया जाता है। और इसके अलावा ग्राम प्रधान व सचिव से लगातार बैठक, व्हाट्सएप और फोन कॉल द्वारा संतृप्तिकरण हेतु प्रयास करना। यानी कभी भी किसी भी अवस्थापना की अगर कोई कमी रहती है तो उसके लिए लगातार प्रधान और सचिव से प्रधानाध्यापक द्वारा संपर्क किया जाता है, सूचना दी जाती है। तो ये हमारे विद्यालय की एक विकास योजना थी। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन विकास योजनाओं के साथ साथ आपके पास ये 19 मूलभूत अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु जो कार्य के प्रारंभ होने की प्रगति का जो ये फॉर्मेट दिया जाता है, इसकी फोटो कॉपी करके आप कब से दे रहे हैं, अपनी विद्यालय विकास की कार्य योजना में इसको संलग्न करके रखिए। ये विद्यालय विकास योजना
ये 2020 में बीआरसी पर लगभग सभी बेसिक स्कूलों से जमा हुई होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 बना ली थी, एक जमा करके बना ली थी, ताकि अगर हमको इसकी फोटोकॉपी ना मिल सके, दूसरी कॉपी ना मिल सके, तो मेरे पास ये होनी चाहिए, ताकि हमारी जब कोई सक्षम अधिकारी आए तो हम उनको दिखा सकें। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए। और इसमें आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, जो आप इससे, ये इसलिए है, और इस पर जब आपको ये पैसे तो आपको बीआरसी से मिलेगी, इसकी फोटोकॉपी, इसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर भी होंगे। इस विद्यालय विकास योजना का निर्माण करने के उपरांत अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों को इससे अवगत कराते हुए और इसको बताते हुए उनके हस्ताक्षर इस विद्यालय विकास योजना पर अवश्य कराएं। अपने सभी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि यदि आपको ये विद्यालय कार्य योजना या विद्यालय विकास की कार्य योजना पसंद आई हो और सही लगी हो, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।